अच्छा बच्चों, आज हम श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रम होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, अर्थात O2 व CO2 का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। रक्त द्वारा इन गैसों का परिवहन होता है, अर्थात रक्त इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऊर्जायुक्त पदार्थों का ऑक्सीकरण में कोशिकाओं के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस लेकर के ना फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है, वो उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और CO2 का इनकी निर्माण होता है, उसको इनकी बाहर निष्कासित किया जाता है। अतः गैस इनकी कौन कौन सी आ गई? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। अतः गैसों के इस आदान प्रदान की क्रिया को जो पर्यावरण तथा कोशिकाओं के मध्य में संपन्न होती है, उसे हम श्वसन कहते हैं, रेस्पायरेशन के नाम से जाना जाता है। अब श्वसन जो है, मानव के अंदर श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। श्वसन तंत्र कुछ इनकी विभिन्न अंगों से मिलकर के ना बना होता है, तो उसमें कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव के अंदर मुख्यतः श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक ऊपरी श्वसन तंत्र होता है, एक निचला श्वसन तंत्र और एक संवहन मांसपेशियाँ होती हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र में प्रमुख रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र ये कार्य करते हैं। तो इनका एक एक कर करके ना अपन अध्ययन करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़े, श्वसनिका और श्वसनिका आगे जा कर के ना फिर इनकी मोटी एक थैलीनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जिसे कुप्पिका कहते हैं। नीचे जो है वो मध्यपट पाया गया है। अब अपन अध्ययन करते हैं सबसे पहले इनकी नासिका। नासिका में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। ये छिद्र नासा गुहाओं में इनकी खुलते हैं और नासा द्वार और एवं आंतरिक जो नासा छिद्रों के बीच के अंदर एक इनकी नासा गुहिका विकसित हो जाती है। प्रत्येक जो नासा गुहिका जो है, उसका अग्रभाग नासा कोष्ठ तथा पश्च लंबा जो भाग है नासा द्वार का निर्माण करता है और उसका नासा मार्ग कहलाता है। दोनों नासा गुहाओं के बीच में एक पट पाया जाता है, जिसे अपन नासा पट के नाम से जानते हैं। और ये गुहाएं तालु द्वारा मुख गुहा से अलग रहती हैं तथा ये गुहाएं श्लेष्मल झिल्ली द्वारा आश्रित रहती हैं, जिसके कारण से इसका मार्ग चिकना बना रहता है। श्लेष्मल झिल्ली में तंत्रिका तंतुओं के अनेक स्वतंत्र सिरे उपस्थित होते हैं, जो गंध के बारे में हमें ज्ञान कराते हैं। अब उसके बाद में 2 नंबर पर आ जाता है माउथ, मुख। जैसे इनकी मुख जो है श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के रूप में काम आता है। वैसे तो इनकी नाक से श्वसन क्रिया करनी चाहिए, लेकिन हम इनकी मुख के द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें इनकी ये है कि जितने भी जीवाणु वगैरह जो हैं, उनके जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। 3 नंबर पर आता है ग्रसनी। ग्रसनी नासा गुहिका ग्रसनी के अंदर जाकर खुलती है और ग्रसनी एक इनकी पेशीय चिमनी नुमा संरचना है। ग्रसनी को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक नासा ग्रसनी होती है, एक मुख ग्रसनी और एक कंठ ग्रसनी। ग्रसनी के आधार क्षेत्र में उपस्थित एपिग्लोटिस, जिसे अपन घाटी ढक्कन के नाम से जानते हैं, की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है और घाटी ढक्कन जो है आहार नली और श्वास नली के बीच में एक स्विच का कार्य करता है। अब उसके बाद में आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो है ये 9 प्रकार की उपास्थियों के द्वारा घिरा रहता है। भोजन को निकलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर काम करता है और भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है। स्वर यंत्र के अंदर इनकी स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो हवा के बहाव से कपकपी पैदा करते हैं, जिसके कारण से इनकी ध्वनि उत्पन्न होती है। निचला श्वसन तंत्र आता है। निचले श्वसन तंत्र के अंदर श्वास नली है, श्वसनिका, कुप्पिका, फेफड़े ये सब आते हैं। तो श्वास नली पर के बारे में अध्ययन करते हैं, जो करीब 5 इंच लंबी इनकी नलिका होती है, सी आकार के। इसमें छल्ले पाए जाते हैं जो इनकी इसको चिपकने से रोकते हैं और इसके अंदर इनकी जो नीचे जाकर के ना जो श्वास नली है, ये 2 भागों के अंदर इनकी डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है।
जैसा कि चित्र में इनकी दिखाया गया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से डिवाइड हो जाती है, जिसे श्वसनी के नाम से जानते हैं। श्वसनी जो है, प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं के अंदर और इनकी विभाजित हो जाती है, द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। और द्वितीयक श्वसनी और इनकी तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। तृतीयक श्वसनी जो है और आगे इनकी श्वसनिका के अंदर बढ़ जाती है, श्वसनिका। अब श्वसनिका के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये श्वसनिकाएँ फेफड़ों में छोटी छोटी इनकी श्वास इनकी निकायों में विभक्त हो जाती है और इनका अंतिम सिरा फूलकर कुपिका के रूप में इनकी होता है, जो गैसों के विनिमय में सहायता प्रदान करता है। अब आते हैं फेफड़े। फेफड़े जो हैं लचीले होते हैं, कोमल हल्के पिंक कलर के होते हैं। एक जोड़ी वक्षस्थल के मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित पाए जाते हैं, जिसमें दाहिना फेफड़ा है बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा होता है और इनकी चौड़ा ज़्यादा होता है। फेफड़ों के अंदर असंख्य श्वसनिकाएँ, कुपिकाएँ, रक्तवाहिनियाँ, लसिका वाहिनी ये सब पाई जाती हैं। कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय के अंदर ये मदद करती हैं। श्वसन मांसपेशियाँ आती हैं। अब इनकी फेफड़ों में गैसों का जो विनिमय होता है उसके लिए कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, जो श्वास लेने और छोड़ने में भी इनकी सहायता करती हैं, जिसके लिए मध्यपट यानी डायफ्राम जिसे अपन कहते हैं वो उत्तरदायी होता है। डायफ्राम का जब संकुचन होता है तो वायु फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट हो जाती है और जब इनकी डायफ्राम का शिथिलन होता है तो इनकी वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया होती है। अब श्वसन के प्रकार जो हैं वो दो होते हैं। एक तो श्वसन का होता है बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन में तो गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिकाओं और केशिकाओं में जो रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण से होता है, कुपिकाओं और केशिकाओं। दूसरा आंतरिक श्वसन है, इसमें गैसों का विनिमय है वो केशिकाओं और ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पुनः पूछ सकते हो।